17% मुस्लिम, तो आप एक भी मुख्यमंत्री नहीं। 23-24% ST SC, कैटो मुख्यमंत्री है। ये बात तो शुरू से चल रही है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। इस्लाम में जाति का बाइफर्केशन नहीं है कि आप इस्लाम को जाति में नहीं अलग कर सकते। इस्लाम कास्ट को नहीं मानता है। इस्लाम का रूल है सिर्फ इस्लामिक, उसके हदीस को, उनके कंडक्ट को। मुसलमान में जो वर्ग, चाहे वो शेरशाहबादी हो, चाहे वो सुरजापुरी हो, चाहे कुलैया हो, रैन हो, चाहे वो अंसारी हो, उनको किसी कीमत पर जो निचले स्तर पर हैं उनको ऊपर लाने की जरूरत है। उनकी हिस्सेदारी भागीदारी की भी जरूरत है राजनीति में। मुसलमान में पसमंदा, अत्यंत पिछड़े जो गरीब लोग हैं उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन इस्लामिक वे में आप किसी कीमत पर कास्ट सिस्टम को नहीं ला सकते। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। भागीदारी कहा जाता था कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो मिलेगा ना सबको। देखिए, 2-3 बात समझिए। मंडल कमीशन के पहले भी काका का लेकर की रिपोर्ट, और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच जो वैचारिक द्वंद्व थी कि आरक्षित सीटों पर दलित ही वोट डाले, उसके परिस्थितियां क्या थी कि दलित यदि अपने लीडर को वोट डालेगा तो वो स्वतंत्र होकर के काम कर पाएगा। अन्यथा पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा, पप्पू झा के नौकर खड़ा करके चुनाव जिता देगा। मुद्दे क्या थे, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या थी, समय समय पर आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। फिर समाज में जो निचले तबके के व्यक्ति थे, हमारे ही बीच के एक भाई की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर बहुत ऊपर बढ़ गए, और लगभग इस देश में यदि आप देखिएगा इतिहास को, तो उसमें बहुत सारे इतिहास हैं दुनिया में ऊपर से लेकर के नीचे तक, कि जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति, जैसे 9 करोड़ 9.5 करोड़ आदिवासी इस देश में है, 3000 से ज़्यादा नौकरी पेशा वाले नहीं हैं, वो भी निचले पदान पर, बहुत ऊपर के पदान पर नहीं है। एजुकेशन बहुत कम संख्या में है। उस तरह SC में आप देखिएगा तो मुशहर, डोम, वाल्मीकि, इन सब में देखिएगा तो एजुकेशन एकदम निचले पदान पे है। पासवान में रिजर्वेशन के बाद कुछ बढ़ा, जाटप में कुछ बढ़ा, मीना में बढ़ा। तो समय समय पर जो समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, उस आधार पर मंडल कमीशन लागू हुए। उस वक्त राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर लागू नहीं हुआ, और ये बात भी नहीं थी, सामाजिक और शैक्षणिक आधार था। अब सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधार सब है। जाति जनगणना का, जैसे रोहिणी कमीशन की बात, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसके पहले जो कांग्रेस ने जिस तरीके से जाति जनगणना, इन्होंने जाति सर्वे की बात की, उसमें भी उन्होंने आधार मानने की प्रयास सबने किया, लगातार कांग्रेस प्रयास करती रही, लेकिन जाति जनगणना समय की डिमांड में इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं। रिपोर्ट जब आई तो स्वर्ण नेता कुछ बोल रहे थे कि भूमिहार से पूछा ही नहीं गया उनसे जात, तो कैसे निकाल दिया कैलकुलेट? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, घर के आधार पर नहीं पता चलता है। आप घर गए तो पूछे ना कि ये किस जात का घर है, लेकिन आदमी के पास पहुंचे नहीं, घर के बाहर से पता लगा। सर, ये बात हम कह रहे हैं ना। ये बात मैं कह सकता हूं अपने स्वार्थ में। सरकार जब कोई काम करती है और इस तरह की बात आएगी, तब तो 3% कुर्मी आपको दिखता ही नहीं, तब तो 7% नीतीश कुमार कर लेते, कुर्मी को 10% कर लेते। ऐसी बात नहीं है। पहले आप इसको ऐसे समझिए, ऊंची जात को जब 10% आरक्षण देने की बारी आई तो समय काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज हुई कि नहीं?
पूरा देश के लोगों ने कहा ना कि हाँ ऊंची जात के गरीब को मिलना चाहिए, मैं उसके पक्ष में 2 कदम आगे बढ़कर हूं कि और भी मिले। लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि 63% जो अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा ST SC की जो आज सर्वे आया है, तो आप 50% से आगे आरक्षण कीजिए, 60 और 50 के बीच करिए। स्टालिन ने 67, 64 के बीच में किया है, तो आप अब आरक्षण का स्वरूप और मापदंड चेंज होगा ना। मेरा डिमांड है कि 63% अत्यंत पिछड़ा आया, तो नीतीश कुमार की सरकार, भारत सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप हिंदुस्तान में 63% अत्यंत पिछड़ा OBC को आरक्षण के पक्ष में है या नहीं? पहला, तो जब समय के अनुसार ऊंची जात के गरीब को आरक्षण एक डिमांड था और जो सही था, तो समय के अनुसार जाति जनगणना जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक, ये बात तो शुरू से चल रही है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। तो जितने लाला है, आप लाला का जो कैलकुलेशन है वो भी सही है। 17% मुस्लिम, तो आप एक भी मुख्यमंत्री नहीं। 23-24% ST SC, कई तो मुख्यमंत्री है। अत्यंत पिछड़ा में कई मुख्यमंत्री है, OBC में कई मुख्यमंत्री है, आप उठा करके देख लीजिए। अब जैसे महिला आरक्षण बिल में लाया गया, तो उसमें है ना कि ST SC, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज को लाइए। उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि निचले तबके की जो महिलाएं हैं उसको ऊपर लाना, सदन में ले जाना। भगवतिया देवी को, पत्थर तोड़ने वाली को, दशरथ मांझी के परिवार को, कहां से दशरथ मांझी के परिवार को MP बन जाएगा? यदि आरक्षित सीट न किए होते बाबा साहब अम्बेडकर, तो आजाद हिंदुस्तान के 57-58 साल के बीच में दलित ST SC कभी MLA MP बनता? यह सही है या नहीं? हाँ, 2-3 बात इसमें है। इसमें पहला बात यह है कि जैसे इस्लाम में जाति का बाइफर्केशन नहीं है, कि आप इस्लाम को जाति में नहीं अलग कर सकते। इस्लाम कास्ट को नहीं मानता है। इस्लाम का रूल है सिर्फ इस्लामिक। अन्य मुद्दों पर आप कहते हैं कि इस्लाम कहता है 3 तलाक में किस तरह बांटा गया है, पठान को बांटा गया है। नहीं, मैं देखिए, बांटने की बात इसमें नहीं है। इसमें माइनॉरिटीज को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो मैं जितना मैं जानता हूं, इस्लामिक वे को, उसके हदीस को, उनके कंडक्ट को, तो मेरा इसमें कहना है कि जैसे शेख है, सैयद है, पठान है, खान है, इसको तो आपने 7%, 5% आप कर दिया कि अपर कास्ट में है। ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और राजपूत, रेस्ट शेख, पठान, खान, 15% के लगभग इसको आपने कर दिया। दोनों मिला के 15% हो गए। अब इधर आप अत्यंत पिछड़ा में कर लिए, तो धर्म के आधार पर कई सारे मुद्दों पर इस्लाम को आप कहते हैं ये जस्टिफाई है। जैसे आप तलाक पे बोलते हैं, या आप इस्लामिक किसी चीज पर बोलते हैं, तो इस पर आप इस्लामिक चीजों पर कैसे बाइफर्केशन करिएगा? आप मुसलमान में जो वर्ग, चाहे वो शेरशाहबादी हो, चाहे वो सुरजापुरी हो, चाहे कुलैया हो, रैन हो, चाहे वो अंसारी हो, उनको किसी कीमत पर जो निचले स्तर पर हैं उनको ऊपर लाने की जरूरत है। उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी की भी जरूरत है। राजनीति में लाना चाहिए। आप 17% यदि मुसलमान है, तो जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में भी उसकी भागीदारी करिएगा कि नहीं? आज सासाराम में यादव की ताकत के बारे में आप कह रहे थे बहुत चीज। सर, यादव यदि 15% के लगभग आपने कहा,
तो एक जाति में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जाति तो हो गई ना, सिंगल जाति में। जी। यादव इस हिंदुस्तान में सिंगल जाति में एक हो गई ना, तो देश के पीएम और सीएम बनने के लिए यादवों को अत्यंत पिछड़ा, गरीब, माइनॉरिटीज को साथ लेना पड़ेगा ना। आप हमको बताइए ना, आप एसटी एससी को लीजिएगा ना, तो हमारा जो जीवन जीने की पद्धति होगा वो गरीब दलित के साथ होगा ना भाई। अन्य जातियों को आप साथ लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? चाहे आप ऊंची जात को लें, चाहे पिछड़ी जात को लें। मेरा क्लियर था, जैसे ओबीसी में यादव, कुर्मी और कुशवाहा, इनका जो सामाजिक आर्थिक वे आगे बढ़ा है, राजनीतिक रूप से बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? उसमें आप कुर्मी को बता रहे थे कि सबसे ऊपर। भाई कुर्मी नौकरी पेशा में, चाहे प्राइवेट हो कहीं हो, आगे बढ़ा है। आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ा है, थोड़ा शैक्षणिक रूप से भी आगे बढ़ा है। जमीन पेशा में कुर्मी कम है, आप अन्य जगहों पे जाइएगा तो इसको आप समझिए। लेकिन शैक्षणिक आधार और आर्थिक आधार में यादव कमजोर है, संख्या अधिक है। राजनीतिक हिस्सेदारी यादवों की यदि आप उठेगी तो बिना आप खाली 14% से तो आप दुनिया में जीत नहीं जाइएगा, या माय समीकरण से भी आप 17 और 14 नहीं जीत रहे हैं, या आपने इस्लामिक में बाइफर्केशन कर दिया। तो आपको सबसे ज्यादा यादवों को क्या करना चाहिए? यादवों को सबसे ज्यादा आप ओबीसी, अत्यंत पिछड़े या अनुसूचित जातियों को साथ लेना पड़ेगा। बिना किसी को सम्मान दिए आप देश के पीएम और सीएम नहीं बन सकते। इतनी बड़ी भाग यादवों की संख्या होने के बाद आप पूरे देश में एक जगह सीएम नहीं है। ये हमारे चिंतन और आचरण के कारण मैं यह कह रहा हूं, इसको समझिए। इतनी भारी संख्या में और सीएम कोई है ही नहीं यादव। कहां हिंदुस्तान में सीएम है? कहां पर आप केंद्र में आप इकट्ठे मंत्री है? आप उठा के देखिए, और कितने मंत्री आज तक बने हैं? कितने? माइनॉरिटीज के लोग कितने बने हैं? तो लोग नहीं बनने देते हैं या बन नहीं पाते हैं? भैया मेरे, आप जो हिंदुस्तान में सरकार बनती है, यादवों को अलग थलग करके रखा, माइनॉरिटीज को अलग थलग करके रखा। इसको आप समझिए। ये दो समाज के समुदाय को, अत्यंत पिछड़ी जाति को अलग थलग करके रखा। किसी भी कीमत पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमें सम्मान दे के चलना पड़ेगा, इसको मान के चलिए। एक दूसरी चीज, ऊंची जात। अब जैसे 14 करोड़ 92 लाख चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जनसंख्या, आपने 13 करोड़ 10 लाख की दिखाई। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा की जनसंख्या और बढ़ सकती थी। बाहर में जिसका वोटर कार्ड है, लोग हैं, उसकी जनगणना नहीं हुई, बाहर रह गए वो लोग, बाहर रह गए वो लोग। हमें उसको, तीसरी चीज जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति है, उसको भी लाने की जरूरत थी, और उसको लाना भी पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो इसमें 3-4 मुद्दे हैं जिसको समझना होगा। जाति जनगणना में इस बात को मान के चलिए कि हमें अत्यंत पिछड़ा एसटी एससी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार के लिए आपको 50 से 60 के बीच में किसी भी कीमत पर आरक्षण को आपको लागू करना होगा। विकास का मापदंड आपको अत्यंत पिछड़ा और दलितों की तरफ ले जाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और ओबीसी में यादव, कोरी, कुर्मी को इस बात को मानना पड़ेगा कि जो मेरी अत्यंत पिछड़ी जाति, जो 32% छोटी छोटी जातियां हैं, उनको आगे लाने की भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी। किन्नर समाज जो है वो विरोध कर रही है पूरा की नहीं। देखिए, किन्नर समाज एक जगह रहते नहीं है, और उसका जो आप जैसे वो उनका जो जीवन जीने का जो पद्धति वे है,
वो किन्नर बनकर के जो जीविका जी रहे हैं उसका भी एक मापदंड है। आप इसको समझिए। मेरा मानना इसमें बहुत क्लियर है कि इसको राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहिए। मुसलमान में पसमंदा अत्यंत पिछड़े जो गरीब लोग हैं उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन इस्लामिक वे में आप किसी कीमत पर कास्ट सिस्टम को नहीं ला सकते। उसका पूरा क्लियर मापदंड है और हम चाहते हैं कि अब किसी कीमत पर 63% आधार पर आरक्षण लागू हो। नौकरी पेशा में भी हिस्सेदारी को आप बढ़ाइए, अत्यंत पिछड़े को, गरीब को। जो भी आप नौकरी लाते हैं उसमें अत्यंत पिछड़ों की भागीदारी और एसटी एससी की भागीदारी सुनिश्चित करिए। यही विकास का मापदंड होगा ना, कि नहीं जी। और बीजेपी से मैं कहूंगा, हाय तौबा मत करिए। हिंदुस्तान में जाति जनगणना कराइए, परिसीमन करिए, महिलाओं के आरक्षण में भी आप भागीदारी करिए, एसटी एससी ओबीसी अत्यंत पिछड़ों की। साथ साथ 63% अत्यंत पिछड़े ओबीसी के जो स्टालिन ने किया है आरक्षण को, उसको लागू करिए। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। जातीय गणना रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कहें और मांग क्या क्या की है वो आपने सुन लिया। यादव के बारे में बोले हैं, स्वर्ण जाति के बारे में बोले हैं और किन्नर समाज के बारे में भी क्या कुछ कहें वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेश कर धन्यवाद।